सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और अद्भुत नगरीय संस्कृतियों में से एक थी, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फली फूली, मुख्यतः आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में, साथ ही अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों में, और इसे अक्सर मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र की तरह मानव सभ्यता की आधारशिला माना जाता है, क्योंकि इसकी उन्नत नगरीय योजना, सामाजिक संगठन, व्यापारिक नेटवर्क और सांस्कृतिक उपलब्धियां अपने समय से सदियों आगे थीं, जो 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जिससे यह न केवल सबसे प्रारंभिक बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी कांस्य युगीन सभ्यताओं में से एक बनी। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, जिसकी उपजाऊ बाढ़भूमि ने कृषि और बस्तियों के लिए आधार प्रदान किया। हालांकि विद्वान घग्गर हक्करा नदी प्रणाली को भी, जिसे कई लोग पौराणिक सरस्वती नदी मानते हैं, इसकी भौगोलिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, क्योंकि बस्तियां दोनों प्रमुख नदियों के किनारे फैली हुई थीं, जो पर्यावरण के साथ एक अत्यंत अनुकूलनशील संबंध दर्शाती हैं। 1920 के दशक में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा और राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज ने ऐसी नगरियों का खुलासा किया, जिसने पुरातत्वविदों को उनकी जटिलता और परिष्कार से चौंका दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह सभ्यता केवल इन 2 नगरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, चन्हूदड़ो और सैकड़ों छोटे कस्बों और गांवों सहित एक विशाल नेटवर्क पर आधारित थी, जो सभी समान नगरीय डिजाइन, मानकीकृत वस्तुओं और सांस्कृतिक प्रथाओं से जुड़े थे, जिससे इतने बड़े क्षेत्र में उल्लेखनीय सांस्कृतिक एकता का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना इसकी सबसे प्रभावशाली उपलब्धियों में से एक थी, जहां नगर ग्रिडनुमा योजना पर आधारित थे। सड़कों का निर्माण दिशाओं के अनुसार किया गया था, सुव्यवस्थित आवासीय और प्रशासनिक क्षेत्र थे, और उन्नत जल निकासी और स्वच्छता प्रणाली थी, जिसे देखकर विद्वान इसे नगरीय स्वच्छता का अग्रदूत मानते हैं, क्योंकि हर घर, चाहे बड़ा हो या छोटा, जल निकासी नेटवर्क से जुड़ा था, जो गंदे पानी को बस्तियों से दूर ले जाता था। और यह सुविधा कई बाद की सभ्यताओं में भी इतनी समानता के साथ नहीं देखी गई। घरों का निर्माण मुख्य रूप से मानकीकृत पकाई हुई ईंटों से किया जाता था, जिससे निर्माण तकनीक और संसाधनों पर केंद्रीकृत नियंत्रण का पता चलता है, जबकि मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार जैसे विशाल सार्वजनिक भवन सामुदायिक या धार्मिक कार्यों से जुड़े हो सकते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले बड़े कोठार संगठित रूप से अनाज संग्रहण और वितरण की ओर संकेत करते हैं, जो यह दर्शाता है कि वहां किसी प्रकार का प्रशासनिक तंत्र था जो संसाधनों का बड़े पैमाने पर प्रबंधन कर सकता था। किंतु मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी अन्य समकालीन सभ्यताओं की तरह यहाँ विशाल महलों या राजाओं की कब्रों का अभाव यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी में राजनीतिक सत्ता संभवतः कम केंद्रीकृत या निरंकुश थी, और शायद किसी सामूहिक या नागरिक शासन प्रणाली पर आधारित थी। हालांकि इसकी वास्तविक प्रकृति आज भी रहस्य बनी हुई है। सामाजिक जीवन में समानता और असमानता दोनों के संकेत मिलते हैं। अधिकांश घरों को सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कुएं और जल निकासी की पहुंच प्राप्त थी, जो सामूहिक कल्याण की भावना को दर्शाता है, लेकिन घरों के आकार, कारीगरी में विविधता और समाधियों के अंतर सामाजिक स्तरीकरण को स्पष्ट करते हैं। यहाँ किसानों, व्यापारियों, कुम्हारों, स्वर्णकारों और धातुकारों तक विविध व्यवसाय पाए जाते थे, और उनकी बनाई वस्तुएं, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों की आभूषणें, सुंदर मनके, कलात्मक मृदभांड तथा कांसे और तांबे के औजार अत्यंत उच्च स्तर की कारीगरी और समृद्ध अर्थव्यवस्था का परिचायक है। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी, जिसमें गेहूं, जौ, मटर, तिल, कपास और खजूर जैसी फसलें उगाई जाती थीं, और गाय, भैंस, बकरी और हाथी जैसे पशुओं का पालन पोषण भी होता था। विशेष रूप से कपास की खेती विश्व इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधु घाटी विश्व की पहली सभ्यता थी जिसने कपास का उपयोग वस्त्र निर्माण में किया। व्यापारिक दृष्टि से भी यह सभ्यता अत्यंत समृद्ध थी। मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन और मिस्र तक इसके व्यापारी संपर्क थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में
मेलुहा नामक भूमि का उल्लेख मिलता है, जिसे विद्वान सामान्यतः सिंधु क्षेत्र मानते हैं। लोथल में मिले गोदी घर और गोदाम उन्नत समुद्री व्यापार का प्रमाण है। इस सभ्यता की लिपि आज भी रहस्य है। हजारों मोहरों, मृद पात्रों और तख्तियों पर चित्रलिपि समान चिन्ह अंकित हैं, किंतु अब तक कोई विद्वान इसे पढ़ नहीं पाया है, जिससे शासन व्यवस्था, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक संरचना के बारे में कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। धार्मिक जीवन में प्रकृति और उर्वरता की पूजा प्रमुख प्रतीत होती है। मातृदेवी की मूर्तियां, पशुपति जैसी आकृतियां और पीपल वृक्ष की पूजा बाद की हिंदू परंपराओं की ओर संकेत करती हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से भी यह सभ्यता अद्वितीय थी। मानकीकृत तौल नाप, धातु कर्म, जल प्रबंधन और नगर योजना इसका प्रमाण है। धोलावीरा की जल संरचनाएं वर्षा जल संचयन और संरक्षण की अत्यंत उन्नत प्रणाली दर्शाती हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन प्रारंभ हुआ, जिसके लिए कई कारण माने जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, बाढ़ें, भूकंपीय गतिविधियां और कृषि भूमि का क्षरण। हालांकि आर्य आक्रमण सिद्धांत अब अधिकांशतः खारिज किया जा चुका है। धीरे धीरे नगर उजड़ गए और लोग गंगा के मैदानों की ओर चले गए, किंतु इसकी सांस्कृतिक छाप बांध की भारतीय परंपराओं में बनी रही। इस सभ्यता ने कृषि, शिल्प, धार्मिक प्रतीकों और नगरीय अवधारणाओं की नींव रखी, जिसने भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। ये मानव की अद्भुत प्रतिभा, अनुकूलनशीलता और संगठन क्षमता का प्रमाण है। इसका रहस्यमय लिपि, परिष्कृत नगर, व्यापारिक संपर्क और सामुदायिक जीवन आज भी इसे विश्व की महानतम प्राचीन सभ्यताओं में स्थान दिलाते हैं, जो न केवल भारत की गौरवशाली धरोहर है, बल्कि समूची मानवता की साझी उपलब्धि है।